और नए शिखर की तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ पर इस समय दांव लगाया जाए? हमारे साथ दिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। तो एक बार फिर एक चीज़ जो क्लियर हुई कि जियो पॉलिटिक्स इज़ परहैप्स द बेस्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब क्या मार्केट रेडी है वापस ऑल टाइम हाई जाने के लिए, इंडेक्स लेवल पर भी और मिड कैप लेवल पर भी? Yeah, good afternoon, Anuj. Well, definitely, I think some of the companies within the mid-cap space, they gave a good opportunity, corrected price के साथ में. But market का जो momentum बना है, that is possibly, I think, not allowing the deeper correction in the market. And as a result of which, valuation के नजरिए से देखे, तो I think mid-cap companies have corrected, but not enough, as far as I think their valuations are concerned. उसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि अगर कंपनी अपने ग्रोथ पाथ के ऊपर थोड़ी भी फिसलती है तो शायद मार्केट उसको पनिश करने से चुकेगा नहीं. दैट इज व्हाट आई थिंक वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इन मेनी कंपनीज केसेस. तो मैं थोड़ा यहाँ पे केयरफुल डेफिनेटली रहना चाहता हूँ. हैविंग सेड दैट, आई थिंक जहाँ पे डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पे हम लोग पीछे रुक के नहीं देखते हैं. वहां पे आई थिंक वी आर आल्सो बाइंग लिटिल बिट, आई थिंक मोर एग्रेसिवली आल्सो इन दिस मार्केट वेयर वी सी द अपॉर्चुनिटी, बी इट लार्ज कैप, बी इट मिड कैप. तो ये एक हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने का भी एक हमारे अंदाज है. और एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज गिविंग अस द गुड अमाउंट ऑफ कंफर्ट लेवल नॉट टू चेज द मार्केट वैल्यूज. लेट द वैल्यूएशन बिकम फ्रेंडली, देन यू बाय इनटू द पोर्टफोलियो. दूसरी तरफ लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो वहां पे मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वहां पे डाउनसाइड रिस्क कंपैरेटिवली कम है. ऑन द कॉन्ट्री, comparatively the large cap companies are giving relatively better opportunities in this market, and maybe index will get reflected accordingly in due course of time. But I think the if I am not more ambitious in asking for higher amount of growth from large cap companies, still many of these companies are suggesting that they would grow between 15 to 20% on a year over year basis. तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है अगर मार्केट कोई भी कारण सर करेक्शन में आता है. जैसे आपने जियो पोलिटिकल सिचुएशन की बात की, वहां पे कोई भी सिचुएशन में करेक्शन में आता है तो सम ऑफ दिस लार्ज कैप कंपनीज कैन पॉसिबली सरप्राइज यू विथ 25% kind of return in your portfolio if you ended up buying them at a lower price. So we are relatively more convinced at this point of time going ahead with the good quality large cap franchises. क्वालिटी लार्ज कैप फ्रेंचाइजीज में आप पैसा लगा रहे हैं. देवेन, कुछ देर पहले हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात कर रहे थे. जिस तरह से ये एफपीओ वोडाफोन वाले को रिस्पांस मिला, जो इन्होंने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में वो बिजनेस डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉकिंग करने की कोशिश की है. दूसरा, जिस तेजी से ये अपने सीमेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इस ग्रुप में बड़ी री रेटिंग की तैयारी है और क्या आपने पैसा लगाया है इन पॉकेट्स में? So हर्षदा, एक तरफ आई थिंक ग्रुप के सभी कारोबार बाय एंड लार्ज आई थिंक दे रिमेन इन द कमोडिटी स्पेस. कमोडिटी स्पेस के अंदर इंडिविजुअल साइकिल के हिसाब से देखना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ. अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट एज ए कमोडिटी लुक्स रीजनेबली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, नॉट फॉर 1-2 years but for next 10 years. Because as a country, we have chosen the path of doing the reconstruction of the entire nation, whichever area you look at it. So from that perspective, I think cement as a commodity will remain strong and buoyant going forward as well. और जो अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप का जो मेन बिजनेस है सीमेंट का, उसके अंदर certainly I think because of the pan India presence and the larger capacity, they happen to be the preferred choice as far as I think the opportunity basket is concerned. So from that perspective, we like the commodity business in cement per se. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दी वोडाफोन आइडिया. वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ऐसे बनती है कि अगर आपको टैरिफ इंक्रीज करने को मिलता है तो सर्टेनली आई थिंक सम नंबर सम इक्वेशंस विल चेंज. At this point of time, having invested money in 4G and 5G, particularly largely in 4G, उनकी को स्ट्रेटेजी कस्टमर को रिटर्न करने की ज्यादा तरफ है. बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द 2G customers wanting to shift to 4G, and if they don't offer that solution, then they will lose those customers to Bharti and Reliance Jio. So to a greater extent, I think that is a strategy that they are following. मेरा ऐसा मानना है कि 45,000 करोड़ का एक्सपांशन कंप्लीट होने के बाद में they will have to come back again, I think, for further capex. And that is where probably I think you are likely to see, I think, some amount of continued improvement, as if at all I think we want to call it as, I think, going forward. But I think returning the money back to shareholders,
I guess it's a long rope as far as I think this company is concerned. अच्छा देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बुलोन रेडी स्टूडियोज से। ये बीते 20-25 दिन में और चीज़ें जो क्लियर हुई, जब चरम पे था शुक्रवार को आई थिंक, जब इसराइल ने रिटेलिएट किया था, उसके उस जोन में भी क्रूड 88-89 की टेरिटरी से ऊपर नहीं गया। मीनवेल हमने गोल्ड को 72,500 की 73,000 की ट्रेजेक्ट्री में भी देखा। इससे कोरिलेट करके मैं दो स्टॉक्स पर सवाल पूछता हूँ आपसे। एक टाइटन में प्राइस डैमेज हुआ था और एक एशियन पेंट्स ने थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट करी है। ये दोनों पिछले 2-3 महीने से सॉफ्टनेस दिखा रहे थे। एशियन पेंट्स की सॉफ्टनेस काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू देवेंद्र जी। So particularly, I think the commodity chemical and specialty commodities in form of, I think, the chemicals. I believe that I think they have probably seen the worst time, and they would like to. I would like to believe that I think they would probably see relatively better time. Underlying assumption ऐसे है कि पिछले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर आप कंपनी के नतीजे को देखें तो they have been troubled because of the high cost of the inventory, which they could not pass it on to the cost. They could not pass it on to their end customer. And as a result of which most of the companies के margin suppression के साथ में हमने कारोबार देखा at the same time. Now ये साल के अंदर हम जो देखने जा रहे हैं, most of the specialty chemical companies particularly, I think they are having the opportunity on one side of having better margins at the same time because the cost under control in the pipeline inventory is at lower cost. And on the other side, the demand situation is improving because of the China plus one factor is actually playing out. Coming to Asian Paints business per se, I think the pressure on the margin, because of whatever reasons I think for which we discussed, that is probably a matter of past. And I see as a possibility the improvement in the margin. And at the same time, I think improvement in the volume of trade. So I would think that I think though the stock is fully priced, it's not cheap. But those who are buying with a long-term perspective, they would get opportunity in the corrected price. And that's where I think this company remains a strong proposition from the investment. ओके अच्छा देवेंद्र जी, रियल एस्टेट में बहुत शानदार तेज़ी है इस समय, ना सिर्फ रियल एस्टेट बट पूरे एंसिलरी प्लेस में भी। यहाँ पर आपकी कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगी क्या? So absolutely, Anuj, I think एक तरफ रियल एस्टेट की बात करें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर एक्चुअली डिस्काउंटिंग देयर FY26 earnings already in advance, and that is where I think I would slightly be wary about I think buying straight away into those companies because I think prices are fully reflecting the values that basically these companies are getting. दूसरी तरफ बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट देखे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेगमेंट देखे तो उसके अंदर भी आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द स्टॉक्स हैव रीच्ड टू a level at which they are adequately priced not for FY25 but for FY26 as well. तो शायद उसके अंदर immediate opportunity कोई नहीं मिल रही है मुझे. However, I think I am more than convinced that अगर एक तरफ रियल एस्टेट की तेजी बरकरार बनती है, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल बरकरार रहेगी, उनके अंदर मैं सबसे सुरक्षित जगह हाउसिंग फाइनेंस को देता हूँ. क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर, इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 20%, the stock prices would also eventually start reflecting better onto the stock market. And thereafter, I think the companies like Bajaj Finance, who is likely to demerge Bajaj Housing Finance, that kind of proposition could become relatively more attractive play from the investment point of view. So we choose the proxy as against investing directly into the real estate space per se. देवेंद्र भाई, ये ऑटो कंपनियों में इस समय आपका क्या रुझान है? मारुति ऑफ कोर्स एक तरफ आउट परफॉर्म करता हुआ, और पिछले कुछ हफ्तों में ये हाइब्रिड वर्सेस ईवी का डिबेट भी उठ खड़ा है, जहां पर लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या टाटा मोटर्स की रफ्तार बरकरार रहेगी या नहीं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? So Harshada, I think we are passenger vehicle segment के लिए I think we are absolutely convinced कि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम हाथ में बढ़ते जा रही है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी commensurately I think मैच होते जा रहे हैं. So to a greater extent, I think the passenger vehicle segment demand will continue and continue to grow well in this place. So there is no second thought on this. टाटा मोटर्स का जो ईवी का पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से आई थिंक काफी बेहतरीन पोर्टफोलियो है. और मैं ऐसा समझता हूँ कि द वे इन विच दिस कंपनी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर लॉन्चिंग न्यूअर मॉडल्स इन नेक्स्ट 2 to 3 years, I think they will continue to enjoy the leadership position. Hybrid, of course, I think is a good choice, no doubt about it. But I think you're paying double or maybe I think more than 1.5 times the price, I think, as far as the vehicle is concerned. But to a greater extent, I think people are paying price because one, it is Toyota stroke Maruti. And as a result of which, I think they find this particular proposition is a selling proposition.
मैं मानता हूँ अगर ईवी का सक्सेसफुल रोल आउट होता है एंड आई थिंक एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस विच टाटा मोटर्स इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, मेरा ऐसा मानना है कि 25 years, I think calendar year 25 onwards, you should be seeing a larger proliferation of EV into the markets, and that could be probably remaining a very strong proposition for these companies as well. अच्छा देवेंद्र जी, इस वक्त आपका झुकाव थोड़ा सा अब हमने बैंकों में HDFC बैंक के नंबर देखे, अभी भी आपका झुकाव इस प्राइस पर एक अच्छे बड़े मूव के बाद PSU बैंक्स पे और प्राइवेट बैंक्स में क्या अनुपात है, झुकाव किस तरफ है आपका इस वक्त? जी, एक तरफ PSU बैंक के अंदर वैल्यूएशन का आपको जो प्रीवियसली एक एडवांटेज मिल रहा था, तो शायद आई थिंक दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी वाज डी-रेटेड एंड जस्टिफाइबली सो। बट आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, तो जो बैंक की बैलेंस शीट बड़ी है, उसके ऊपर फोकस रखना ज़रूरी बनता है। अगर आज 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट एचडीएफसी बैंक की है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 33 लाख की बैलेंस शीट है, एईएम की बुक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इफ दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ फॉर दिस बैंक्स, इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अराउंड 12.5% along with inflation, अगर if the economy is growing at 12.5%, these banks would easily grow about 15-16% rate of growth in their AUM size. And larger the AUM book, I think better would be the opportunity for them not only to attract high amount of deposits, but also to, I think, play safely with the margins on the net interest margins. So मेरा ऐसा मानना है कि I think one will have to work with some of the larger franchises. They will probably give you relatively steady rate of return. Maybe smaller bank के अंदर in a shorter period of time you might see exceptionally high return, but longer period of time when you see this compounding theory working, the larger banks should possibly be giving the consistent return at around 20% or so on a year-over-year basis for next 5 to 10 years. So we are relatively more convinced about some of the larger bank and their book size. जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब तैयारी करते हैं कल की। पहले